पूरी दुनिया ईरान मामले पर स्थायी शांति के इंतजार में थी, लेकिन 24 घंटे पहले अचानक ईरान और इजरायल एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करने लगे। हालात ऐसे हो गए मानो 100 दिन पहले युद्ध जहां से शुरू हुआ था वहीं पहुंच रहा है। 2 महीने पहले जिस सीज फायर का ऐलान हुआ था वो लगभग टूटने के कगार पर पहुंच गया। खाड़ी क्षेत्र में भारी तबाही के बादल फिर से मंडराने लगे। लेकिन इससे पहले के हालात बेकाबू होते अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों को तुरंत एक दूसरे पर हमले रोकने का फरमान सुना दिया। दोनों देशों ने हमला रोक भी दिया। इस दौरान ईरान ने साफ तौर से कह दिया कि उसने ना तो रणभूमि छोड़ी है और ना ही बातचीत का रास्ता छोड़ा है। सवाल यह उठता है कि अब आगे की तस्वीर यहां से कैसी दिखती है। क्या दोनों देश एक दूसरे पर हमला रोकने का जो ऐलान किए हैं वो लंबे समय तक इसी पर टिके रहेंगे या फिर दोनों एक दूसरे पर हमला करने की ताक में रहेंगे? आवाज अड्डा में करेंगे आज इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं लक्ष्मण राव। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ जुड़े विशेष मेहमान पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर प्रभु दयाल साहब, ऑयल एंड जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा साहब कुछ ही देर में जुड़ेंगे। जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, यूएसए से जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर धीरज कौल और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स कमर आगा साहब जुड़ चुके हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं शुरुआत प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब से करना चाहूंगा। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में अचानक से हालात बदले और अमेरिकी राष्ट्रपति का ऐलान और फिर जाकर के दोनों रुक गए, ये क्या इशारा करता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को लगा कि हालात बेकाबू हो जाएगा, हमारे हाथ से भी बाहर जा रहा है, या फिर दोनों सांस लिए हैं अगले चरण के दौड़ के लिए? लक्ष्मण जी, 2 या 3 चीजें जो इसमें खास है समझना। सबसे पहले तो ये कि काफी समय तक आप देखें ईरान जो है, जिनको हम प्रॉक्सीज कहते हैं, केवल उन्हीं का इस्तेमाल करता था। पर अब हमने देखा कि एकदम जो एस्केलेशन शुरू हुआ वो न केवल सीधा टकराव इजराइल और ईरान में था, पर उसमें उसके प्रॉक्सीज भी सभी जुड़े हुए थे। मतलब ये कि ये केवल द्विपक्षीय युद्ध नहीं है, ये एक तरह से पूरा क्षेत्रीय युद्ध की नजर से, और अचानक फिर एस्केलेट हो सकता है, तेजी से आगे बढ़ सकता है। दूसरी बात कि जिस तरह ईरान ने कहा कि हम अभी एक तरह से युद्ध को रोकेंगे, पर यदि इजराइल के हमले होते रहे तो हम बराबर उसका जवाब देंगे। तो आप देख रहे हैं कि एक नया कोशिश जो है वो ये कि राजनीतिक तरीके से, कूटनीति के तरीके से डिप्लोमेसी की बातचीत जब आगे बढ़ रही है, उसके साथ साथ बिल्कुल पैरेलल सैन्य बल का भी बराबर इस्तेमाल हो रहा है। कि ये नहीं कि युद्ध बंद होने पर बातचीत शुरू होगी, बातचीत भी चल रही है और युद्ध भी साथ में चल रहा है। तो ये जो पीस टॉक्स और डिटरेंस की बात है, ये बराबर आमने सामने चलते हुए नजर आ रहे हैं। और जो थोड़ा सा ये इतिहास से अलग हो जाते हैं, क्योंकि इतिहास में अक्सर देखा गया पूरे मध्य पूर्व एशिया में कि यहाँ पर युद्ध जो है वो राजनीतिक तरीके से बंद नहीं होते हैं, बल्कि सैन्य बल का एक हताश के बाद उसको बंद कर दिया जाता है, जबकि जो ठोस मुद्दे हैं वो बरकरार रहते हैं, तनाव बरकरार रहता है। कुछ सालों की एक तरह से संतुलन या एक तरह की शांति कह सकें उसको, तो वो बनी रहती, फिर से युद्ध वापस शुरू हो जाता है। तो इतिहास में इजराइल ने लगातार अपने पड़ोसी देशों के साथ एक के बाद एक युद्ध किए हैं। और तीसरी और आखिरी बात, ईरान ने कहा कि ये पूरा जो ये कारण है, इसके पीछे ब्लेम उन्होंने किया राष्ट्रपति ट्रंप को, क्योंकि उन्होंने कहा 8 अप्रैल की जो युद्ध विराम हुआ था, एक तरह से जो समझ साझा हुई थी, उसमें गारंटर तो यूनाइटेड स्टेट्स था। तो ये क्या हमें एक और नई चीज इस क्षेत्र के बारे में समझाता है कि अमेरिका इस क्षेत्र के तनाव, टकराव और सैन्य बल और युद्ध में शामिल तो होगा, पर वो काफी नहीं होगा। तो इस तरह से अमेरिका की सीमाएं जो हैं वो लगातार इस पूरे क्षेत्र में सामने आई हैं, और समझ आया है कि जितना भी शक्तिशाली हो अमेरिका, इस क्षेत्र को वो दिशा निर्देशन देने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। और खास तरह से जिस तरह से ईरान ने ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल किया है, तो ये न केवल द्विपक्षीय है और क्षेत्रीय बन जाता है, इस तनाव का पूरा असर पूरे विश्व पर है।
और जो कम विकसित देश हैं उन पर बहुत ज्यादा खासकर है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उथल पुथल है। तो कई नए पहलू हमारे सामने अभी पिछले 100 दिन में आए हैं जब ये तनाव टकराव लगातार बना रहा है। पर उससे क्या आपने पूछा कि अब कुछ शांति बनने की उम्मीद कर सकते हैं? यदि इतिहास में देखें तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि फिर ये एक तरह से हताश होकर थक कर रुकने वाली बात होगी। क्योंकि जो खास मुद्दे हैं, जैसे सबसे बड़ा मुद्दा है कि पश्चिमी देश नहीं चाहते, खासकर अमेरिका नहीं चाहता, ट्रंप खुद नहीं चाहते कि कभी भी भविष्य में ईरान के पास परमाणु अस्त्र हों, क्योंकि यदि वो होंगे तो पूरा जो संतुलन इस क्षेत्र का है जिसमें केवल इजराइल के पास परमाणु अस्त्र हैं वो गड़बड़ा जाएगा, और उससे जो है वो तनाव टकराव और भी खतरनाक हो सकते हैं आने वाले समय में। और उस पे कोई समझ अभी बनने की उम्मीद सामने आ नहीं रही। तो मतलब ये कि जो टकराव है वो लगातार बने रहेंगे, सैन्य बल का प्रयोग कभी कभी रुकेगा, कभी फिर शुरू हो जाएगा, और कभी कभी ये अंतराल कुछ महीनों का नहीं कुछ सालों तक का भी हो सकता है। पर ये बराबर सैन्य बल का टकराव कहीं जाने वाला नहीं है, फिलहाल इसके कोई ऐसे संकेत नहीं है। फिलहाल इसके कोई ऐसे संकेत नहीं है। एम्बेसडर दयाल, मैं आपके पास आऊंगा थोड़े से बड़े पर्सपेक्टिव के लिए, लेकिन एक सवाल कमर आगा साहब से ले लूं मैं। कमर आगा साहब, ईरान ने कहा है कि हमने ना तो रणभूमि छोड़ी है और ना ही हमने बातचीत का रास्ता छोड़ा है। अगर लेबनान पर इजरायल ने हमला किया तो हम दोबारा हमला करेंगे। इसका मतलब क्या निकाला जाए कि ये सिर्फ इंतजार में है, एक दूसरे पर हमला करने के बहाने ढूंढ रहे हैं? नहीं, बहाने मैं नहीं समझता ढूंढ रहे हैं। वो अपने एलाइज, उन्हीं ने, उनका जो स्टेटमेंट आया था उसमें उन्हीं ने कहा था कि वो अपने जो मित्र हैं, जो मिलिटेंट एलाइज जिसे कहा जाता है, जिसको कि अमेरिकन प्रॉक्सी कहते हैं, वो उनको उन्हीं ने कहा कि हम बिल्कुल नहीं छोड़ देंगे। और देखिए आप, जब इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया दूसरी बार ईरान के ऊपर, तो हिजबुल्लाह ने उनके साथ में अटैक किया, उनकी सॉलिडेरिटी में, उनके समर्थन में नॉर्दर्न इजराइल के ऊपर। अब उनको लग रहा है कि हिजबुल्लाह के ऊपर ईरान लगातार कर रहा है, बल्कि वहीं नहीं, बेरूत में भी अटैक हो रहा है। और तो लेबनीज़ का एक बड़ा सेक्शन हिजबुल्लाह, शिया मलेशिया, शियाज़ और दूसरे, उनको लगता है कि इस वक्त ज़रूरत है कि ईरान भी उनके समर्थन में आए, और वो उन्हीं ने करके दिखाया। उन्हीं ने पहले वार्निंग दी, फिर उसके बाद ये अटैक किया। देखिए, ये स्वर्ण सिंह ने बहुत अच्छी बात कही कि ये एक फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट बन गई है, नो वार नो पीस, इस तरह की चीज़ ये काफ़ी समय तक चलेगी। युद्ध के कुछ गोल्स थे अमेरिका ने सेट किए थे कि वो पूरे होंगे, लेकिन उनका एक भी गोल पूरा नहीं हुआ। अब वो चाहते हैं कि बातचीत के माध्यम से वो ईरान को इतना दबाएं कि वो उनके जो गोल्स हैं, जो वो चाहते हैं कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट बंद होना चाहिए, ईरान के जो मिसाइल ड्रोन प्रोग्राम्स हैं वो 700 किलोमीटर से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए, इजराइल को कोई थ्रेट नहीं होनी चाहिए, इजराइल की मिलिट्री सुपीरियरिटी उस क्षेत्र में बनी रहनी चाहिए, ईरान जो है वो अपने मिलिटेंट एलाइज के साथ रिश्ते तोड़े। इस तरह के और भी बहुत से डिमांड्स हैं। ईरान उनको मानने पे तैयार नहीं। ईरान का मानने का मतलब ये है कि वो रिजीम चेंज ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ ये भी है कि ईरान ने भी अपनी डिमांड्स रखी है, बहुत सी हैं जो कि हम सब जानते हैं अच्छी तरह कि हम इनरिचमेंट जारी रखेंगे, भले 2.3 या 3.5 से ज़्यादा नहीं होगा जितनी ज़रूरत है। और फिर उसके अलावा ये भी है कि वो कंप्रोमाइज़ अपने एलाइज को छोड़ने पे तैयार नहीं। ये जो अमेरिकन डिमांड है उनके ख़िलाफ़ है। तो कहीं कोई कंप्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा होता हुआ नज़र नहीं आता। हालांकि बीच का रास्ता काफ़ी निकल आया है न्यूक्लियर इशूज़ को लेके, लेकिन ये कि अमेरिका का मानना ये है कि भाई अगर वो नहीं जीत रहे हैं युद्ध तो फिर ये लंबा प्रोलॉन्ग करो। उससे एक तो अमेरिकन कंपनीज, ऑयल कंपनीज़ को बहुत फ़ायदा हो रहा है तेल के दाम बढ़ने से। दूसरी बात यह कि हालांकि अमेरिकन जनता का नुकसान हो रहा है, वहाँ पे उनका प्रेशर है। प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये सेकेंड टर्म है, उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी और उसकी फ़िक्र नहीं होती जितनी कि फर्स्ट टर्म में रहती है। लेकिन बहरहाल अभी इलेक्शन है नवंबर को, अगर जो कुछ भी होना है, बहुत से लोगों का कहना यह है कि शायद अगले कुछ दिनों के अंदर कोई कंप्रोमाइज़ हो जाए। ग्लोबल इकनॉमी की जहाँ तक सवाल है, वो जब से कमज़ोर हो रही है उस सब का नुकसान हो रहा है। लेकिन जब से हम ये देख रहे हैं ये युद्ध चल रहा है,
जो बात पहले हो रही थी कि यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म होना चाहिए, डी डॉलराइजेशन, लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे आपस में, और फिर उसके अलावा ये भी था कि जितने भी देश हैं इनमें साउथ साउथ कोऑपरेशन बढ़ रहा था। इनकी सारी डिमांड्स जितनी भी थी वो सब ठंडे बस्ते में चली गई। एक तरफ रशिया इन्वॉल्व है अपनी वॉर में, दूसरी तरफ ईरान और पश्चिम एशिया के देश इन्वॉल्व हैं, फिर उसके अलावा तेल की कीमत बढ़ने से पूरा ग्लोबल इकनॉमी पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये एक ऐसी स्थिति है, अमेरिका को लगता है कि अगर ये लंबी चली तो फिर उसके बाद ये रहेगा, उसका जो वर्चस्व है, उसका जो सुप्रीमेसी है, जो सुपर पावर स्टेटस है, वो बना रहना चाहिए। ये उनका प्राइम गोल है, सबसे इम्पोर्टेंट गोल ये है। और वो ये गोल के लिए वो सोचते हैं कि तेल के ऊपर, अधिक से अधिक तेल के ऊपर उनका ग्रेटर कंट्रोल हो, चाहे वो वेनेजुएला का हो, ईरान का हो, रिजीम चेंज वहाँ होनी ज़रूरी है। फिर उसके अलावा ईरान की अगर रिजीम चेंज होती है, ईरान की रिजीम की मदद से सेंट्रल एशिया में रशियन इन्फ्लुएंस को कम करके वहाँ पे अपना वर्चस्व बढ़ाना। अरब ऑयल तो उनके एक तरह से देखा जाए कंट्रोल में है ही, वहाँ पे उनके ट्रुप्स मौजूद हैं। फिर उसके अलावा ये भी है कि वो ग्रीनलैंड के भी कब्ज़ा करना चाहते हैं, उसके ऊपर भी उनकी डिमांड है। वहाँ पे भी तेल और गैस के बड़े भंडार होते हैं। इसका कहना ये है कि तेल और गैस के ऊपर जिसका जो पूरे नहीं हो सकते, वही जो कभी पूरे नहीं हो सकते, ना इराक में हुए, ना अफगानिस्तान में हुए, ना वियतनाम में हुए। लेकिन ये ज़रूर है कि क्षति बहुत पहुंच रही है सभी देशों को, ईरान समेत। बिल्कुल, ये जो आपने लास्ट पॉइंट उठाया कमर आगा साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो आप ऑयल के सारे भंडार पे कंट्रोल करना चाहते हैं और लंबे समय से कोशिश है, लेकिन कभी पूरे नहीं हुए हैं और ना तो पूरे होंगे। इस पर नरेंद्र तनेजा साहब और डॉक्टर कौल साहब आपके पास आऊँगा, लेकिन एम्बेसडर दयाल, सबसे तत्कालिक सवाल ये है कि जो पिछले 48 घंटे में हुआ और इस शो को शुरू करने से पहले पहले अचानक एक शुभ संकेत मिले कि मान गए दोनों देश कि भाई हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे जब तक कि आप हम पर हमला नहीं करेंगे, तो ये शुभ माना जाए या फिर किसी कैसे बड़े तूफान से पहले की शांति है? लक्ष्मण जी, शो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बड़ा खुश नसीब हूं कि आपने मुझे सबसे पहले प्रोफेसर स्वरण सिंह को सुनने का मौका दिया और मेरे स्कूल के सीनियर कमर आगा साहब की जो बहुत विद्वान जैसी बातें थी उनको सुनने दिया। देखिए, दोनों स्पीकर्स ने हमारा ध्यान आकर्षित किया एक बहुत महत्वपूर्ण बात, और वो ये कि इस पूरे सिलसिले में जो ईरान के प्रॉक्सीज कहलाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण, और अगर उन्हें सीज फायर में शामिल नहीं किया जाता तो ये सीज फायर कायम नहीं रह सकता। ईरान ने बार बार स्पष्ट कर दिया है कि हिजबुल्लाह जो है और उसके साथ साथ हमास और हूतीज, उसके सिर्फ कोई एक प्रॉक्सी और दोस्त नहीं है, वो एक फैमिली है। उनकी जो रिश्ते हैं वो बहुत घने, और अगर हिजबुल्लाह पर इजराइल अटैक करता रहता है तो ईरान का मानना है कि ये सीज फायर का उल्लंघन है। ले देखें, बात यह है कि इजराइल कहता है कि ये जो सीज फायर अमेरिका ने करवाया था ये लेबनान पे लागू नहीं होता, ये सिर्फ ईरान तक सीमित है। और दूसरी तरफ ईरान ने यह बार बार कहा है कि अगर सीज फायर लेबनान पर काबू नहीं होता तो ये किसी काम का नहीं, हम इसे नहीं मानते। अब आप देखिए कि हालांकि 8 अप्रैल से एक तरह का सीज फायर बना रहा, एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच में और इजराइल और ईरान के बीच में, लेकिन जो इजरायली हमले थे हिजबुल्लाह पे वो पूरी तरह होते रहे। लेबनान में जान और माल का बहुत ज्यादा नुकसान होता रहा और बार बार ईरान ने कहा कि ये सीज फायर का उल्लंघन है। अब जो है ईरान ने पेशेंस लूज कर दी और इस वजह से उसने इजराइल पे ही अटैक।
इजराइल ने जवाबी अटैक किया और ट्रंप ने कहा कि आप लोग ये बंद कीजिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या इजराइल हिजबुल्लाह पे अटैक्स बंद करेगा? अगर वो नहीं बंद करता तो फिर तो ईरान की नाराजगी कायम रहेगी और ये सीजफायर और भी फ्रेजाइल होता जाएगा। इसको हमेशा से एक फ्रेजाइल सीजफायर कहा जा रहा है और अगर ये इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जंग जारी रहती है तो इसका फ्रेजाइल नेचर और बढ़ता जाएगा। मेरा ये मानना है कि जो ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि ना हम युद्ध से जा रहे हैं ना हम नेगोशिएशन से बाहर जा रहे हैं, यानी कि वो नेगोशिएशन के लिए तैयार है, लेकिन अगर उसके नजदीकी जो दोस्त है, उसके फैमिली है, हिजबुल्लाह पे अटैक होता रहेगा तो फिर तो ये जंग खत्म नहीं माना जाएगा और फिर से तेज हो सकता है। तो मेरे विचार में अभी सिचुएशन जो है बहुत नाजुक है और किसी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि हम पीस की तरफ बढ़ पा रहे हैं। किसी भी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि हम पीस की तरफ बढ़ पा रहे हैं। डॉक्टर तनेजा साहब और धीरज कौल साहब, दोनों लोगों का रिएक्शन। तनेजा साहब पहले आप। देखिए लक्ष्मण, मैंने अभी सुना अपने को पैनलिस्ट को। अभी दरअसल सिचुएशन वहाँ जो मेरे जिस नजरिए से मैं देख रहा हूँ कि ट्रम्प साहब जो हैं वो जो चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं, जिस तरह का दबाव बनाना चाहते हैं, अब हकीकत यह है कि वो खुद तो कंसिस्टेंट है नहीं। उनकी खुद जो डिप्लोमेटिक स्किल्स हैं या जो नेगोशिएशंस के स्किल्स वो तो लगभग जीरो हैं। अब समस्या ये आ रही है कि इजराइल भी एक सीमा से आगे उनकी बात अब सुन नहीं रहा है। नतीजा क्या होता है, वो एक कड़ा वक्तव्य देते हैं और हम देखते हैं कि 24 घंटे के अंदर वो कड़ा वक्तव्य जो है वो नरम हो जाता है। अर्थात वो एक कदम आगे बढ़ते हैं या दो कदम आगे बढ़ते हैं और एक कदम पीछे हो जाते हैं। दूसरी तरफ ईरान, जो कि कूटनीति को या इसको रणनीति को मेरे ख्याल से आज के जो ट्रम्प साहब का जो 10-12 लोगों का समूह है उससे शायद बेहतर समझता है। तो ईरान जो है वो ईरान को अच्छी तरह समझ में आ गया है कि इसका क्या हो। एक सीमा के आगे ईरान भी अब सुनने को तैयार नहीं है। तो यहाँ एक क्रेडिबिलिटी जिसको बोलते हैं, जितने भी बड़े लोग पार्टियां लगी हैं, सबकी क्रेडिबिलिटी का इशू आ चुका है। ट्रम्प साहब का कौन उनकी तरफ से नेगोशिएट कर रहे हैं, उनकी क्या स्किल्स है नेगोशिएशंस करने में, क्या उसके अंदर कोई वेटरन डिप्लोमेट या नेगोशिएटर अमेरिका की तरफ से लगे हुए हैं। कम से कम उनके बड़े नाम तो कोई नजर आते नहीं है। स्टेट डिपार्टमेंट जो वहां का विदेश मंत्रालय है उसकी कितनी भूमिका है उसको लेकर के पश्चिम के जो अखबार हैं तमाम तरह की खबरें आ रही होती हैं, अटकलें लगाई जाती हैं कि उनको तो पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ जो जब ईरान इस बात को जानता है कि वो कैसे इस सिचुएशन में इस तरह से नेविगेट करे कि उसको ज्यादा फायदा हो। आज हकीकत यह है, जब से आज की तारीख में यह है कि जो ईरान का जो कुल मिलाकर के कद है वो भी बढ़ गया है, उनका दबदबा भी बढ़ गया है। आसपास के जो तमाम किंगडम्स हैं वो सबको समझ में आने लगा भाई ये तो अब हमको सीखना पड़ेगा कि जो जो नया ईरान पैदा हो गया जिसमें कॉन्फिडेंस भी ज्यादा है, और अमेरिका ने तमाम बमबारी कर दी, सब कुछ कर दिया, उसके बावजूद उनका कॉन्फिडेंस जो हिला नहीं है, उनसे कैसे अब नेगोशिएट करें, कैसे नेविगेट करें, कैसे उनके साथ मिलकर उस इलाके में रहे। तो ये जो और दूसरी तरफ जो लोग दावा करते हैं कि वो नेगोशिएटर हैं, ये मीडिएटर हैं, दरअसल वो सब पोस्टमैन है। मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान कोई मीडिएट कर रहा है। पाकिस्तान का ये काम रहा, इधर से मैसेज आया उधर दे दिया। कतार की भी भूमिका काफी हद तक वही है। कुछ हद तक ओमान को भी आप देखते हैं उनकी यही भूमिका, हालांकि उनकी जो भूमिका सीमित है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, इससे आगे उनका दावा है वो बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो इसका और इनकी जो साख है खासतौर से पाकिस्तान की, कोई ना तो वजन है डिप्लोमेटिक और ना ही कोई इनकी साख है। उनको पता है कि ये तो पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। तो इसलिए ऐसे हालात के अंदर जब जो लोग नेगोशिएट करना चाहते हैं या मीडिएट करना चाहते हैं, जो नेगोशिएट कर रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पे ही सवाल उठे हुए हैं, उनकी स्किल्स पे सवाल उठे हुए हैं। और दूसरी तरफ यह है कि इजराइल को समझ में आ रहा है एक सीमा से आगे इजराइल को भी ये लगता है कि वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिका की राजधानी में, उनके अपने काफी उनके हितों को देखने वाले बहुत लोग हैं। जरूरी नहीं है कि वो ट्रम्प साहब को 100% सुने। और ईरान को ये समझ में आ गया ऐसी सिचुएशन में कि इसको कैसे लेवरेज इस तरीके से करें, जब जरूरत हो बोल दो हमला नहीं करेंगे, लेकिन जब जरूरत हो हमला कर दो। जैसे आज पिछले 24 घंटे में सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट क्या हुआ है, जो हूतीज है वो हरकत में आ गए हैं और ईरान ने यह भी स्पष्ट किया है कि चले गए। एग्जैक्टली और ईरान ने यह स्पष्ट किया है कि अगर हूतीज पे हमला होता है
तो फिर सीज फायर की बात आप भूल जाइए। उन्होंने ये शब्दों का प्रयोग तो नहीं किया, लेकिन इशारा इस ओर है। और दूसरी हिजबुल्लाह के साथ क्या हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। तो ऐसे हालत में सीज फायर तब होती है, कोई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट जब होता है, जब उसको जो नेगोशिएट कर रहे हैं वो बहुत स्किलफुल लोग हैं, और वो उनका कमिटमेंट ये हो कि हर हालत में शांति लेके आनी है। वैसे लोग नजर नहीं आ रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत कुछ एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन कितना वो सस्टेनेबल होगा, उसके जमीन के नीचे जो अगर कुछ होगा भी तो ऐसा होगा कि ऊपर आपको लगेगा कि शांति है, लेकिन उसके नीचे जो आग है वो लगातार जलती रहेगी, और वहां जो कुल मिलाकर के जो केओस बना रहेगा। आज की तारीख में लक्ष्मण जी, कल क्या होगा कि आज की तारीख में मैं तो कम से कम संघर्ष कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ऑप्टिमिस्ट हो नहीं पा रहा। ऑप्टिमिस्ट हो नहीं पा रहा हूँ, बड़ा ही गंभीर मामला है। डॉक्टर कौल साहब, मैं दो सवाल आपसे पूछूंगा। पहली बात तो हमारे बाकी सारे को पैनलिस्ट को आपने सुना, कोई भी बहुत ज़्यादा आशावान नहीं है कि ये वाकई में युद्ध रुक जाएगा, ये हमला एक दूसरे पर नहीं करेंगे। और दूसरा कि 28 फरवरी को जब हमला किया था ईरान के ऊपर, तो उसके बाद 3 मार्च को ही, कुछ ही दिन 2-3 दिन बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलेआम तौर पे कहा था कि हमारा ये ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा। ईरान के हमने नेवी को ध्वस्त कर दिया, ईरान के हमने एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। लेकिन 24 घंटे में जो एग्रेसिवनेस दिखाया है ईरान ने, तो वो सारी बातें या कैलकुलेशन कुछ लगता है गलत हो गया। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और आप सब पैनलिस्ट को भी नमस्कार। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि बिकॉज ऑफ माय कंसल्टिंग वर्क इन बायोटेक एंड एआई हेल्थ केयर इंटरफेस, हमें जियो और मैक्रो पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, ऑलमोस्ट लाइक एवरी डे फ्यू आवर्स। पर मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके सब पैनलिस्ट ने जो इतना कंसाइंड लाइक प्रॉपर प्रोसेस्ड डाटा दिया। हम लोग कंसल्टिंग में समथिंग सिमिलर वी डू, सो आई हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम। बहुत अच्छे पॉइंट सबने रेज किए। और जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं उस पे क्विकली आते हुए आपको ये बताता हूँ कि देखिए, जो ट्रम्प साहब ने कैलकुलेशन मार्च में किया था, उसका बेसिक एनालिसिस बहुत पहले से, यहाँ के अगर आप मीडिया देखें, अगर आप व्हाइट हाउस की इंफॉर्मेशन देखें और रीड बिटवीन द लाइंस करें, तो जब फील्ड मार्शल को यहाँ पे बुलाया गया था, बहुत इज्जत दी गई थी, तो उस टाइम से ही ईरान के ऊपर इस हमले की तैयारी हो रही थी। और पाकिस्तान क्योंकि उसके लेफ्ट फ्लैंक में है, उसे सिक्योर करने के लिए मोस्ट पावरफुल आर्मी उस कंट्री में जिसकी मदद लगेगी, उसे सिक्योर किया गया। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई, उसके ऊपर अमेरिकन मीडिया में भी बहुत बड़ा बैकलैश था। अगर आप यहाँ के रिटायर्ड आर्मी चीफ को सुने, पिछले 2 टर्म्स के अलग अलग, जो अभी लोगों ने रिजाइन किया है डिफेंस फोर्सेस से, इंटेलिजेंस से, अब तो तुलसी गबार्ड भी जा चुकी हैं, काफी लोगों ने रिजाइन किया। तो उनका मेन वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग वाज कि देखिए, जो हमें इंटेल दी गई और जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई और जो हमने प्रोसेसिंग की अलग अलग विभाग के, उनका ये मानना था कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व को जब उड़ा देंगे, तो उसके बाद जो अंदर से लोग रिवोल्ट कर रहे हैं वो उठ खड़े होंगे। कहीं ना कहीं ये एक फॉल्ट नैरेटिव था, इसके अंदर कोई जोर नहीं था। और ये भी मानना जरूरी है कि आईआरजीसी एक आयरन फिस्ट से रूल करता है। हम लोग को यहाँ बोलना बहुत आसान है कि 40,000 लोग मर गए, कोई और कई लोग 2.5 से 3.5 लाख लोग प्रिजन में डाल दिए गए। ये एक ईरान की ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए शायद उतना बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन इससे भय बहुत कायम हुआ है वहां की पॉपुलेशन में। अभी भी रिजेंटमेंट है, हमारे कई मित्र ईरान से आते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन आप ईरानियन लोगों से, मैं कैलिफोर्निया में बेस्ड हूँ, ईरान की ऑलमोस्ट सबसे बड़ी आबादी यहीं पे रहती है, जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है। अगर आप उनके प्लेटफॉर्म से मिले, मैं कई बार उनके इवेंट्स में भी गया हूँ, तो वहां पे यही बात निकल के आती है कि देखिए, जो पब्लिक का रिजेंटमेंट था वो तो अभी ग्राउंड पे डेफिनेटली है, लेकिन जैसे ही आयतुल्ला को उड़ाया गया, वो बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन थी, उसने कहीं ना कहीं लोगों को साथ खड़ा कर दिया। तो इस वजह से जो अंदर से रिवोल्ट की कैलकुलेशन थी वो काफी हट गई, पेट्रियोटिज्म का बूस्ट आया, और दूसरा आईआरजीसी ने आयरन फिस्ट से भी लोगों को कंट्रोल किया। तो वो बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं, ऑल्दो नेवी डिस्ट्रॉय हुई, एयरफोर्स डिस्ट्रॉय हुआ, मैं आपको कुछ आंकड़े, अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं क्विकली आपको देना चाहूंगा। आज की तारीख में, क्योंकि बिल्कुल हम लोग बिल्कुल। रिपोर्ट कंपाइल करते हैं, ईरान को ये वॉर तकरीबन 270 बिलियन कॉस्ट किया है। यूएस को 30 बिलियन से 100 बिलियन, डिपेंडिंग ऑफ किसकी नंबर्स देखें, और ग्लोबल इकोनॉमी को 500 बिलियन से 1 ट्रिलियन के अप्रोक्सीमेटली किया है। ईरान के अंदर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है, करेंसी उसकी वीक है, डैमेज टू एनर्जी, स्टील, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंपोर्ट्स जो उसके हरमुज से जा रहे थे ब्लॉकेज के बाद काफी कम हुए हैं,
और अनएम्प्लॉयमेंट, बिजनेस क्लोजर तो है ही। यूएस को डायरेक्ट मिलिट्री ऑपरेशन में तकरीबन 30 बिलियन, 35 बिलियन का हमारा वो हुआ है। और जो यूएस की हाउस होल्ड जनता है, उसने $100 बिलियन के नुकसान को इससे अब्सॉर्ब किया है। पर हाउस होल्ड इनकम तकरीबन $350 हर हाउस होल्ड इनकम को मिनिमम एज ऑफ 2 वीक्स ओल्ड डाटा एब्सॉर्ब करना पड़ा महंगाई की वजह से। और कई इंडिपेंडेंट लोगों का ये मानना है कि फेडरल कॉस्ट तकरीबन 30 बिलियन की पड़ी। ग्लोबल इकोनॉमी को अगर आप पकड़े तो कंपनीज रिपोर्ट कर रही हैं कि तकरीबन तकरीबन 500 बिलियन से 1 ट्रिलियन के करीब का इस पे इन्फ्लक्स हुआ है। ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। और अभी कुछ दिनों पहले अगर आप देख रहे हैं, पिछले 3 दिन से हमारा सेल ऑफ शुरू हो गया है यहाँ पे। उसका टॉप रीजनिंग हम ईरान और यूएस की वॉर की अनसर्टेनिटी मान रहे हैं। आपके पैनलिस्ट ने बहुत सही से बताया बहुत सारे रीजंस। एक जो स्टिकिंग पॉइंट है वो है न्यूक्लियर आईआरजीसी। न्यूक्लियर ईरान नहीं बोलूंगा मैं, न्यूक्लियर आईआरजीसी को कोई नहीं छोड़ेगा। ईरान के सामने जो अब नया उनको सोना दिख रहा है कि चुंगी वसूलना, उसको यहाँ पे शायद उस हद तक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तीसरा, जो उनके ऑफ शूट्स हैं, टेरर ऑर्गेनाइजेशन, वही एक लेवरेज है ईरान के पास कंट्रोल करने के लिए आसपास के देशों को, वो नहीं मानेगा। यूए जैसी अर्थव्यवस्था जो कि टूरिज्म पे और स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पे चलती थी, जहां पे आपने देखा इंडिया में हर सेलिब्रिटी उसे प्रमोट कर रहा था कि अपार्टमेंट खरीदे, आज वो 20-25% ड्रॉप हो चुकी है, वहां पे कोई खरीदार ही नहीं है। तो पूरी लोकल गल्फ को हिला के रख दिया इस वॉर ने। और समीकरण बिल्कुल बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं। कई देश जिनकी एनर्जी सिक्योरिटी ऑलमोस्ट अच्छी थी, जैसे कतार से थी, कतार में जो डैमेज हुआ है उसमें 2 से 3 साल तो बिल्ड करने में लग जाएंगे। और खासतौर पे भारत के लिए जो वहां से गैस आती थी बहुत बड़े नंबर में थी। तो कहीं ना कहीं हमको जो यहाँ पे बैठ के अगर आप देखेंगे तो ये दिख रहा है कि ऑल्दो हमारे ऑयल प्राइसेस, गैस प्राइसेस पंप्स के ऊपर तकरीबन 40 से 45% बढ़ चुके हैं। ये बहुत बड़ा स्टिकी पॉइंट है इन्फ्लेशन, जिसके ऊपर ट्रम्प जीत के आए थे, अब बैकफुट पे हैं। मिड टर्म्स में उनकी बहुत वीकनेस दिख रही है और अमेरिकी जनता इस वॉर को बाय नहीं कर रही। कोई भी सेनेटर रिपब्लिकन इसे अमेरिकी की जनता को हमारी वॉर समझ के बेच नहीं पाया। ऑल्दो न्यूक्लियर आईआरजीसी वो एक मुद्दा है जो बार बार बताया जाता है कि हम एक न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट हाँ, क्रिएट करना चाहेंगे। बिल्कुल। दरअसल आप कह रहे हैं कि यहाँ की जनता, अमेरिका की जनता बिल्कुल इस वॉर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, इसको सपोर्ट नहीं कर पा रही है। सिर्फ एक ही चीज़ है कि न्यूक्लियर आईआरजीसी, इसको कोई छोड़ना नहीं चाहता। ये एक बड़ा स्टिकी पॉइंट है और यही एक वजह है जिस पे बातचीत होते होते फेल होती चली गई। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, न्यूक्लियर वाले मामले पर मुझे लगता है कि जब 28 फरवरी को ये पूरा युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद से लेकर के अब तक जब जो स्थिति पहले ईरान की थी, ईरान ने अपने स्टांस में भी, अपने रुख में भी थोड़ी सी नरमी दिखाई है। बीच का रास्ता दिखता है कि हम न्यूक्लियर जो हमारे इनरिच यूरेनियम है उसको हम हटा सकते हैं, कहीं दूसरे देश पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर तीसरी एजेंसी के सामने हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो वो अब बहुत स्टिकी पॉइंट होगा या फिर लगता है कि उसका रास्ता दिख जाएगा अब? लक्ष्मण जी, सबसे जो जटिल मुद्दा इस युद्ध में खासकर अमेरिका या राष्ट्रपति ट्रंप के लिए है, वो यही है उनकी धारणा कि उनको ये गारंटी करना है कि ईरान कभी भी परमाणु शस्त्र ना बना पाए। उसकी चिंता सबसे ज्यादा उनको है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का उदाहरण हमने देख लिया कि जब परमाणु अस्त्र किसी देश के पास होते हैं तो राष्ट्रपति ट्रंप को 3 बार उनसे शिखर वार्ता करने एशिया आना पड़ता है, जिसके नतीजे फिर भी कुछ नहीं निकलते हैं। इसलिए उस तरह की हालात बनने से उसको रोकना सबसे ज्यादा अमेरिका को लगता है कि जरूरी है कि परमाणु अस्त्र ना हो ईरान के पास। आपने ठीक कहा कि उसको लेकर थोड़ा लचीलापन तेहरान की तरफ से देखा गया है। अमेरिका कह रहा है कि अगले 20 साल तक आप एनरिचमेंट ना करें। ईरान ने कुछ संकेत दिया कि शायद 5 साल तक वो इस तरह का एनरिचमेंट करने पर रोक लगाने को शायद सहमति दे सकता है। वो इसलिए भी संभव है कि जितना उसके पास पहले से ही एनरिच्ड यूरेनियम है, जो 60% तक का एनरिच्ड है, उसको कम करके 3.67% लाने पे के बाद वो करीब 10 साल तक उसको फ्यूल नहीं चाहिए, वो अपने आप उसी को इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि उसके परमाणु यंत्र तंत्र जो उनके पावर जनरेशन है वो कामयाब चलता भी है, नहीं चलता वो अलग बात है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है अमेरिका के लिए और उसका कोई सीधा रास्ता अभी तक सामने नहीं आया। और खासकर हम ये भी मानते हैं कि जब किसी भी राष्ट्र के पास
पास ये परमाणु विज्ञान का जो ज्ञान आ जाता है तो उसको भुला नहीं सकते, वो तो याद रहेगा उसको, जब उसको जरूरत पड़ेगी तो वो कोशिश करेगा और बना पाएगा हथियार। जब उसको लगेगा कि उसका जो खामियाजा है वो उतना ज्यादा दर्दनाक नहीं है और उसके लिए ये विकल्प संभव है तो वो करेगा उसको। पर एक चीज जो बहुत खास आज है कि ठीक है, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मैंने इजराइल और ईरान दोनों को कहा कि युद्ध को रोक दें। उसके बाद हमने सुना कि जो वहाँ का IRGC की तरफ से कमेंट आया है तेहरान से कि हमने युद्ध रोक दिया है, पर यदि फिर से हम पर हमला होगा तो फिर से हम युद्ध करेंगे। तो एक तरह से लगता है कि संतुलन या कुछ संयम का एक संकेत मिला है। पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर किसी खेमे से, मैं थोड़ी सी इसमें जोड़ना चाहूंगा कि हर किसी खेमे से परिभाषाएं अलग अलग आ रही हैं। सबसे पहले हिजबुल्लाह कह रहा है कि हम तो जो युद्ध विराम हुआ है, बातचीत हुई है लेबनान इजराइल की, उसमें हम थे ही नहीं, हम उसको नहीं मानते हैं। ईरान कह रहा है कि यदि आप हिजबुल्लाह पे या बैरूत पर हमला करेंगे तो हमारा युद्ध वापस शामिल होगा। दो नए चीज ये हुए हैं कि हाउदी अब कह रहे हैं कि ना हम केवल इजराइल पर हमला करेंगे बल्कि लाल सागर में जहाजों का आवागमन जाना भी हम रोक सकते हैं। और आखिरी बात, इराक में जो खुर्दिश लोग हैं, का वहां खुर्दिश पशमेरगा जो फोर्सेस हैं, उन पर भी 2 ड्रोन गिरे हैं, उनके अपोजिशन गुट वहां हैं, उन पर तो कई नए गुट उसमें अब शामिल आते हुए नजर आएंगे। उनका क्या सोच है, क्या इसके प्रति उनका रिएक्शन है, वो भी सामने नहीं आया। तो लगातार इसके नए पहलू खुलते हुए सामने आ रहे हैं जो आसान नहीं है। हालांकि परमाणु अस्त्र ईरान ना बनाए, ये सबसे केंद्र में बड़ा मुद्दा ये है, पर उसके साथ कई और अलग मुद्दे क्योंकि बड़े जटिल तरह से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम सभी शायद कह रहे हैं कि इसका समाधान नहीं हो रहा। नया ये है कि अमेरिका की संसद में एक कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस है, उसकी अभी अभी रिपोर्ट आई है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में, यह सरकारी दस्तावेज है, उसमें कहा कि अमेरिका की तरफ से $100 बिलियन से ज्यादा इस पर खर्च हो चुका है। उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात यह भी कही कि जिसको हम फ्रेंडली फायर कहते हैं अंग्रेजी में, 48 मतलब 48 लड़ाकू विमान अमेरिका के समाप्त मतलब हिट हो चुके हैं, नुकसान हो चुका है उनको। और उनके हम जो बड़े युद्धपोत हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, युद्धपोत जो है, उनके नुकसान की भी बात हम सुन चुके हैं। तो ईरान का नया नुकसान नहीं हुआ। आप सबको पता होगा कि ये युद्ध शुरू होने से पहले भी 1.37 मिलियन रियाल $1 के थे, तो उसमें कोई बड़ा फर्क नहीं हुआ। हाँ, विनाश और हुआ है, पर लगातार जो आर्थिक संकट है वो तो ईरान में 40-45 सालों से बना हुआ है। नया ये है कि आज तेल की कीमतें अमेरिका में बढ़ी हैं। जी, दूसरी चीज सर, मुझे लगता है कि ईरान को जो नुकसान हुआ, ईरान पर अमेरिका जैसा देश हमला करेगा, इजरायल हमला करेगा, नुकसान होगा। या ईरान की जनता तो उस नुकसान को पता नहीं बहुत ज्यादा अब फैक्टर इन कर नहीं रही है। उसको तो ये कि हमारे देश पर अमेरिका कैसे हमला कर सकता है, हमारे राष्ट्राध्यक्ष को अमेरिका कैसे मार सकता है, इजरायल कैसे हमला कर सकता है। तो वहां तो एक दूसरा सेंटिमेंट चल रहा होगा, जो अभी डॉक्टर कौल साहब ने भी कहा। मेरा सवाल यह है, जो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, जो तनुजा साहब ने भी कहा, वो हूती और हिजबुल्लाह। ईरान किसी भी तरीके से नहीं चाहे कि हिजबुल्लाह को सरेंडर कर दें, हिजबुल्लाह को डिज़ार्म कर दें। उधर से हूती का एक नया ये आ गया, अवरोध आ गया है रेड सी पे। ये अपने आप में एक नई समस्या पैदा कर सकती है। कमर आगा साहब, इस दोनों को कैसे कंट्रोल करेगा और कौन कंट्रोल करेगा? क्या ईरान को ही एक समय के बाद कहना पड़ेगा कि भाई आप दोनों रुक जाओ, हम लोग बातचीत कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत पुराने मूवमेंट हैं। ईरान के रेवोल्यूशन से पहले से यहाँ पे इस तरह के मूवमेंट्स थे। हिजबुल्लाह से पहले वहाँ के ऊपर अमल मूवमेंट था जो लड़ाई लड़ रहा था इजराइल से। इजराइल ने 1982 में ये सब कब्ज़ा किया था, 2000 में भी किया था कब्ज़ा। उसके बाद हिजबुल्लाह आया, हिजबुल्लाह ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और इजराइल को साउथ लेबनान से बाहर निकाला। फिर उसके बाद हूतियों का तो मूवमेंट 60s से चल रहा, अर्ली 60s से, जब इनकी वहाँ पे इमामत थी वो जब से ख़त्म हुई। फिर उसके बाद जो
60s में इजिप्ट ने उनके ऊपर अटैक किया था और वहाँ के ऊपर विभाजन हुआ और वो ख़त्म हुआ। नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ यमन और साउथ यमन का विभाजन हो गया, लेकिन ये मूवमेंट हमेशा दब जाता था, फिर इमर्ज कर जाता था। तो ये सोचना कि ईरान अगर उनसे कह देगा वो ख़त्म, देखिए जब तक ऑक्यूपेशन है ये मूवमेंट चलते रहेंगे, इनको मुझे नहीं लगता कि कोई ख़त्म कर पाएगा, ख़ासतौर से यहाँ। बल्कि आप अभी देखिएगा बहुत जल्दी सीरिया के अंदर भी एक बहुत पावरफुल मूवमेंट इमर्ज हो रहा है ख़ासतौर से गोलान हाइट्स को लेके और दूसरी जगहों पे जहाँ पे इजराइल का काफ़ी बड़ा कब्ज़ा है उन्होंने जो किया है। तो ये तो ईरान ने क्या किया है, ईरान ने इनको सेल्फ सफिशिएंट बना दिया। ईरान की आइडियोलॉजी ये रही है कि भाई ये ईरान की आइडियोलॉजी को भी ये सपोर्ट करने लगे जब से ईरान की रेवोल्यूशन आया और फिर इस्लामिक रेवोल्यूशन की, और दूसरी तरफ ईरान ने ये किया कि इनको के सेल्फ सफिशिएंट बना दो, इनको टेक्नोलॉजी दे दो ताकि ये डिपेंडेंट ना रहे आम सप्लाई के लिए। इनके पास टेक्नोलॉजी है, ये वो बनाते हैं, इनके पास स्मगलिंग से वेपन भी वो भी आ जाते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह जिसकी ज़रूरत होती है। और साउथ यमन में तो बहुत बड़ा बेस है उनके पास, तो पहले से रशियन वेपन्स और रशियन के समय से इंडस्ट्री भी थी, आर्म्स इंडस्ट्री भी डेवलप है, तो उन्हीं ने और अच्छे वेपन सिस्टम भी अपने डेवलप किए, उनको फर्दर किया। तो ये लगातार इनको ईरानी जो है हमस के साथ इनको मुश्किल हुई क्योंकि चारों तरफ से ब्लॉकेट था, उनको इतना नहीं पहुंचा पाए, लेकिन फिर भी उनके पास भी बहुत सी चीज़ें आ गई जो पहले नहीं थी हमस के पास। तो इस तरीके से इन्हीं ने ये ईरान ने बड़े लंबे समय के लिए इनको खड़ा किया है। और मैं नहीं ईरान एक समय में चाहता था कि हूती जो है लाल सागर को खोल दें, लेकिन हूती नहीं माने, हूतियों ने कहा कि हम नहीं मानेंगे अभी। तो ये मूवमेंट को ख़त्म करना या IRGC को ये कहना आसान है, ये इतनी पावरफुल फोर्स है और रिलीजियसली भी मोटिवेटेड है, 8-10 लाख लोग हैं, इनको कहाँ से हटा सकते हैं। फिर ईरान के अंदर इतनी ज़्यादा नेशनलिज्म है, जो लोग ईरान में इस रिजीम के ख़िलाफ़ थे वो सब अब खड़े हो गए हैं रिजीम के साथ। वो ये कहते हैं कि भाई जब देश नहीं बचेगा तो रिजीम कहाँ से की लड़ाई लड़ी जाए, पहले देश को बचाओ फिर रिजीम की लड़ाई तो बात की बात है। मैं कल ही देख रहा था एक यंग लड़की वेस्टर्न अटायर में कैप वैप लगाए कह रही थी कि मुझे तो मैं इस रिजीम के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी, लेकिन अगर मुझे गन मिल जाए तो मैं इनसे लड़ूंगा और लड़कियां बहुत अच्छी तरह से लड़ सकती हैं लड़कों की तरह। ये फीलिंग वहाँ पे आ चुकी है। अकेला पर्शियन देश है पूरी दुनिया में और उनको बहुत नाज है, बहुत वो है अपनी सभ्यता के ऊपर। ये आसानी से सरेंडर करने वाले लोग नहीं। 8 साल सद्दाम हुसैन के साथ लड़ाई लड़ी, उस समय तो इनके पास आर्मी भी नहीं थी। सद्दाम हुसैन की आर्मी डिसॉल्व कर दी गई थी ईरान में जैसे ही ये आए थे। इनको लगा इस्लामिक रेवोल्यूशन वालों का कि अगर ईरानियन आर्मी रहेगी, वो शाह की लॉयल है, दोबारा से कू करके सत्ता में आ जाएगी, जैसे 1954 में किया था, मुसद्दिक को हटा दिया था, दोबारा से इलेक्टेड गवर्नमेंट जो आई थी उसको हटा के दोबारा से आर्मी आ गई थी। शाह बाहर चले गए थे, फिर उनको वापस ले आई, तो आर्मी भी नहीं थी। उसके बाद भी ये लोग लड़ते रहे, और जबकि उस बार को सारे अरब देशों ने, खासतौर से कुवैत, सऊदी अरेबिया, UAE ने बेपनाह पैसा दिया था सद्दाम हुसैन को, वेपन खरीद के सप्लाई करते थे। और तब से ये देश कोशिश कर रहे थे ईरान को कंटेन करने की, ईरान के ऊपर चाहते थे अमेरिका का युद्ध हो जाए, इजराइल सपोर्ट करे, युद्ध करे तो भी उसको सपोर्ट करने पे तैयार थे, लेकिन ईरान जमा रहा। ये जो नया दो ध्रुव बनकर निकला है हिजबुल्लाह और हूती, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, और क्या ये अब बातचीत के रास्ते में एक नए रोड़े के तौर पर इसको देखा जाएगा क्या, इस पर हम चर्चा करेंगे। एम्बेसडर दयाल तनेजा साहब हैं और डॉक्टर कौल साहब, आपके पास आऊँगा मैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं।
ब्रेक के बाद आपका फिर सबका स्वागत। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ईरान और इजरायल के बीच में फिलहाल तो एक दूसरे पर हमले बंद हो गए हैं, लेकिन ये कितना स्थायी है या फिर किसी बड़े हमले की आहट है। ब्रेक पे जाने से पहले कमर आगा साहब ने और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब ने एक जो मुद्दा उठाया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है हूती का आना रेड सी में, लाल सागर में और लेबनान में, खासतौर से यहाँ पे हिजबुल्लाह का रोल। इसको कैसे देखा जाएगा, इस पर मैं आप सही मेहमानों के पास आऊँगा, लेकिन चूंकि नरेंद्र तनेजा साहब हमारे साथ होते हैं तो मैं कोई ये मौका नहीं जाने देना चाहता कि भारतीय के लिए, एक आम लोगों के लिए सबसे ज्यादा चिंता रहती है कच्चे तेल को लेकर के, क्योंकि यहाँ से पेट्रोल डीजल की कीमतें, रसोई गैस की कीमतें, फर्टिलाइजर, सब कुछ इससे प्रभावित हो रहा होता है। तो पहले एक स्टेटस चेक ले लेते हैं तनेजा साहब से, फिर आगे हम लोग चर्चा को बढ़ाएंगे। तनेजा साहब, अब तो स्थिति लग रही है कि थोड़ा लंबा खींचेगा, जो हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व था वो उससे अब स्थिति और आगे के लिए तैयार रहना पड़ेगा हमें, और हम लोग इसके लिए कितने तैयार हैं, आपको क्या दिख रहा है? शॉर्ट टर्म की बात में करो, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग तो बाद में की जाएगी। लक्ष्मण जी, देखिए, ये एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट होती जा रही है। अब हूतीज भी बिना तेहरान की इजाजत के कुछ करेंगे नहीं, ना हिजबुल्लाह करेगा। हकीकत ये है, हम उसके कितने भी घुमा फिरा करके हम उसके बारे में कहें। और दूसरी बात यह है कि अब भारत को तो एक बात समझ में आ जानी चाहिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मेरे अपने सूत्र बता रहे हैं कि हमको समझ में आने लगी है, वो ये कि हमारी आने वाले समय में तेल पे निर्भरता बढ़नी है, प्राकृतिक गैस पे निर्भरता बढ़नी है, और आयातित एलपीजी पे भी निर्भरता बढ़नी है, कम नहीं होनी। ऐसे हालात के अंदर ये भी हमको स्पष्ट हो गया है कि हमको जो मिडिल ईस्ट है या गल्फ के खाड़ी के जो देश हैं या पश्चिम एशिया जब हम लोग कहते हैं, उस पर अपनी निर्भरता अब कम करनी पड़ेगी। हम खाली अर्थशास्त्र को नहीं देख सकते कि वहां से लाने में तेल गैस सस्ती पड़ती है, हमको उसके साथ ये भी देखना है कि सप्लाई सिक्योर होनी चाहिए। और जिस तरह के हालात वहां बन रहे हैं, और अगर आप जो है अपनी क्रिस्टल बॉल में निकाल के देखता हूं, मुझे तो 15-20 साल जो है वहां पे कोई शांति नजर नहीं आती। मुझे लगता है हालात जो हैं, हो सकता है ऊपर से थोड़ा 15-20 साल, मुझे नहीं लगता कि ये 15-20 साल जो है वहां पे एक ऐसी शांति आ सकती है जिसपे हम भरोसा कर लें कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम 70% तेल और गैस यहां से लेते रहें और यहाँ कोई स्ट्रेट हॉर्मुज दोबारा नहीं होगा, या यहाँ पे दोबारा जो है गाजा नहीं होगा। देखिए, हमको आर्थिक सुरक्षा देखनी है। राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई मतलब नहीं होता अगर आपकी आर्थिक सुरक्षा नहीं है, और आर्थिक सुरक्षा बिना ऊर्जा की सुरक्षा के असंभव है। ऐसे में हमको ये देखना है कि अब खाली अभी तक हम ये देते थे कहां से सस्ता मिलता है, अब हमको ये देखना है कि कहां से हमको यकीनन मिलता है पक्का। इसका मतलब ये हुआ कि हमको अपनी निर्भरता खाड़ी के देशों पर कम करनी है, और जहां से भी हमको तेल मिलता है, वो गुयाना हो, ब्राजील हो, कनाडा हो, मैक्सिको हो, अमेरिका हो, रशिया हो, अंगोला हो, नाइजीरिया हो, ब्रुनाई हो, वहां से लेकर के आना है हमको एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के तहत, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था तेल की इकोनॉमी है। हमको अब अपनी निर्भरता को वहां से कम करना है। दूसरा, जो वहां के जो बड़े निर्यातक हैं, सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, हमको बिल्कुल उनको 2-2 कब बोलना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कोई भरोसा नहीं है। आप नई पाइपलाइन बनाइए, तब हम आपसे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करते हैं, और वरना जो है आपके ऊपर निर्भरता अपनी कम करनी पड़ेगी। हमारे पास कोई नहीं है। तनेजा साहब, तनेजा साहब, मैं थोड़ा सवाल थोड़ा सा तात्कालिक आपसे पूछूं, चूंकि आप बिल्कुल डे टू डे बेसिस पे सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं। अभी हमारी स्थिति क्या है? अभी हम लोग दूसरे स्रोत से, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा दूसरे सोर्स से जो क्रूड ऑयल और गैस इंपोर्ट कर रहे थे, वो हमारी ज़रूरतों को किस हद तक पूरा कर पा रहा है, और कब तक हम बगैर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के काम चला सकते हैं? देखिए, हकीकत यह है कि हमने सप्लाई तो सरकार ने मैनेज करी है। हम ऐसी ऐसी जगहों से भारी मात्रा में तेल लेते थे जहां पारंपरिक रूप से वहां से तेल इतनी भारी मात्रा में नहीं लेते थे, जिसमें अमेरिका शामिल है, ब्राजील शामिल है, अंगोला शामिल है। आज हम तो सप्लाई साइड तो, हम जैसे बोलना चाहिए, बहुत चिंता का विषय तो है, पर बहुत बड़ी चिंता का विषय हमारे लिए चिंता का विषय है कि जो आज हम तेल खरीद रहे हैं वो बहुत महंगा पड़ रहा है, उसकी इंश्योरेंस बहुत महंगी पड़ रही है, जहाजरानी कॉस्ट महंगी पड़ रही है। तो हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर जो बोझ है, जैसे अगर आपने ये बताया कि तेल आज $98 पर बैरल है, दरअसल हमारी जो बास्केट है, हमको तो वो $112 पड़ रहा है, क्योंकि आज हमारी अप्रोच ये है कि हम ये नहीं देख रहे कीमत क्या है, हम जहां भी तेल उपलब्ध है, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव के बीच में, हम तेल उसको खरीद रहे हैं। हमारी कंपनियों को आदेश ये है। तो ऐसे में तेल की किल्लत ना हो, ये हमारी प्रायोरिटी हो गई। लेकिन उसका जो अर्थशास्त्र है वो ऐसा हो रहा है कि हमारे लिए नई परेशानी,
कर रहा है। और इसलिए यहाँ पे लक्ष्मण जी जरूरत की बात यह है कि और लेकिन एलपीजी में हमको दिक्कत आ रही है। वो एलपीजी जो ज्यादातर हम खाड़ी के देशों से लेते थे, आज एलपीजी हम भारी मात्रा में अमेरिका से लेके आ रहे हैं, और अमेरिका से एलपीजी हमको महंगी भी पड़ रही है, उसकी शिपिंग कॉस्ट भी ज्यादा है, उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट भी ज्यादा है, उसकी लैंडिंग कॉस्ट ज्यादा है, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट फिर ज्यादा हो जाती है। तो अभी तो हम ये, क्योंकि क्राइसिस मोड में है, हम इसको मैनेज कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए अर्थव्यवस्था के लिए परेशानी तो कहीं ना कहीं होगी। आप कितने दिन तक उसको शील्ड कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात यहाँ पे जो हमको गौर में रखने की चलना है, वो ये है कि देखिए, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड रिजीम है वहां पे, अब उनके जो वैज्ञानिक हैं उनको तो आणविक हथियार बनाना आता है। आप 5 साल 10 साल रोक लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ईरान ने एक सबक सीखा है, और ईरान के साथ दुनिया के तमाम देशों ने ये सबक सीखा है, अगर आपके पास आणविक हथियार हो तो अमेरिका आपका वो हल नहीं करेगा जो अमेरिका ने ईरान का किया। अगर उनके पास आणविक हथियार होते तो अमेरिका की हिम्मत नहीं पड़ती, ना इजराइल की हिम्मत पड़ती। तो इसलिए दूसरी बात यह है कि ईरान बहुत टफ नेगोशिएटर है। मैं आपको बड़ी क्विकली 2 एग्जाम्पल देता हूं। वहां पे एक बड़ा गैस का भंडार है, उसका नाम है फरजाद बी। हमारी कंपनियों ने जाके, सरकारी कंपनी, उस वहां पे गैस की खोज करी, हमने अपने पैसे से खोज करी, और ईरान ने वो हमें देने से साफ मना कर दिया, चीन को दे दिया, जबकि हमारा लिखित एग्रीमेंट था। दूसरी बात, हमने वहां पे जो साउथ पार्स है, हमने $30 बिलियन की सॉवरेन डील हुई, भारत सरकार की, कंपनी की नहीं, भारत सरकार, पेट्रोलियम सेक्रेटरी ने ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर साइन करे, और ईरान ने साइन करे। ईरान उसको बैकआउट कर गया, ये कह के सुप्रीम लीडर नहीं मान रहे हैं। आज अगर साउथ पार्स में वो प्रोजेक्ट बन गया होता, और वहां एलएनजी टर्मिनल होता, और भारत की हिस्सेदारी उसमें होती, ना अमेरिका उस पर, इजराइल उस पर हमला करता, ना अमेरिका हमला करता। चाबहार, हकीकत यह है कि चाबहार में हमारी रुचि आज भी और हमेशा रही है, लेकिन ईरान ने, हमारी यूपी की भाषा में, हकीकत यह है, चाबहार को लेकर के ईरान ने हमको नचा रखा है। कभी वो गोल पोस्ट चेंज करता है, कभी कहता है इसको स्टेक होल्डर बना दो। मैं उदाहरण आपको ये दे रहा हूं, ईरान इज ए वेरी टफ नेगोशिएटर, वी नो इट, एंड अमेरिका को अब समझ में आ रहा है। एम्बेसडर दयाल, स्थिति तो बड़ी संवेदनशील है, कैसे निपटे? जी, स्थिति तो बहुत गंभीर है। सभी पैनलिस्ट ने ये बार बार कहा है कि पूरी दुनिया पर ये एक संकट के तौर पर छाया हुआ है, और सबसे ज्यादा तो संकट ईरान के लोगों को है। देखिए, मैं ईरान में पोस्टेड था 4 दशक पहले, तब वहां पर $1 की कीमत होती थी 3000 रियाल। अब ये लड़ाई शुरू होने के पहले $1 की कीमत हो गई थी 1.5 मिलियन रियाल, और अब तो और भी ज्यादा गिरता जा रहा है। तो ईरान के लोगों पर किस तरह से संकट छाया हुआ है, वो किन मुसीबतों को झेल रहे हैं, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। साथ ही साथ वहां पर जो रिजीम है वो टटी हुई, और 2 सबसे बड़े मुद्दे जो और पैनलिस्ट ने भी जिक्र किया है, एक तो ये जो ईरान की प्रॉक्सीज है, खास तौर पर हिजबुल्लाह, क्योंकि वो इजराइल से सटा हुआ है। हिजबुल्लाह जो स्थित है वो सदर्न लेबनान में है, और सबसे नजदीक है इजराइल के। इजराइल और अमेरिका बार बार ये कहते हैं कि हिजबुल्लाह को विड्रॉ करना चाहिए नॉर्थ की तरफ, जो लिटनी रिवर है उसके नॉर्थ में स्थित हो, लेकिन ना ईरान इस बात पे राजी है, ना हिजबुल्लाह। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। और दूसरा तो न्यूक्लियर इशू है, जो कि किसी तरह से मुझे नहीं लगता कि ये सॉल्व होगा, क्योंकि जो शर्तें ईरान पे लगाई जा रही हैं, वो ईरान बातचीत करता रहेगा, लेकिन उन शर्तों को कबूल नहीं करेगा, उनको नहीं मानेगा। तो ये बहुत बड़े मसले हैं। और जैसा तनेजा साहब ने कहा कि उनको लगता है कि अगर आप क्रिस्टल बॉल में देखें तो ये तो संकट चलता ही रहेगा। उन्होंने 15 साल का हो सकता और ज्यादा। तो मेरे विचार में ये एक बहुत गंभीर समस्या है, और किस तरह से इसको हल किया जाएगा मुझे नहीं पता। लेकिन हिजबुल्लाह को इजराइल एक एग्जिस्टेंशलिस्ट थ्रेट समझता है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इजराइल एक एग्जिस्टेंशलिस्ट थ्रेट समझता है, और इस लड़ाई में ट्रंप साहब को लेकर जो पकड़ के गए हैं वो नेतन्याहू। ये नेतन्याहू की लड़ाई है, उन्होंने ट्रंप साहब को अपने साथ लिया है, और किस तरह से भी ये अंत होगा न ट्रंप खुद जानते हैं, क्योंकि ट्रंप 1 घंटे में कुछ कहते हैं, अगले घंटे में कुछ और कहते हैं। तो मेरे विचार में ये ग्लोबल लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, किस तरह से इसको खत्म किया जाए।
डॉक्टर धीरज कौल साहब, इसमें दो चीज़ें, एक तो ग्लोबल लीडरशिप के लिए बहुत बड़ी समस्या है कैसे ख़त्म किया जाए, लेकिन चूंकि आप भी ऑयल के पूरे ट्रेड को काफ़ी करीब से नज़र रखते हैं, चूंकि जैसा आपने बताया कि आपका प्रोफेशन कुछ इस तरह से है, तो मैं समझना चाहूँगा अभी आप लोग सिचुएशन को कैसे रीड कर पा रहे हैं। और ये जो नया दो थ्रेट निकल कर सामने आया है, एक तो आपको हूती का, और दूसरा किसी भी कीमत पे ईरान नहीं चाहे कि हिजबुल्लाह को डिज़ार्म किया जाए या हिजबुल्लाह पर कंट्रोल करे, या फिर लेबनान का दक्षिणी हिस्सा इजराइल ले ले, तो फिर रास्ता क्या दिख रहा है आपको? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। पहले मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप ईरान की करेंसी देखें तो तकरीबन 8 लाख, $1 का 8 लाख रियाल मिलता था 2025 के बिगिनिंग में। अभी वो 1.8 मतलब 18 लाख, 18 लाख, $1.8 मिलियन, 1.8 मिलियन रियाल मिल रहे हैं। और लड़ाई की शुरुआत से लेकर जो कि कुछ महीनों में वो 30% डिप्रिशिएट हुआ है। इन्फ्लेशन डेफिनेटली बढ़ी है। हालात ईरान में इकोनॉमी के खराब हैं। कई लोगों के अकॉर्डिंगली देखिए, अगर आपके खुद के पैसे पड़े हों बैंक के अंदर सेविंग्स, तो वो काफी कम रह जाती है। और लड़ाई के शुरुआत में वहां पे बहुत गोल्ड और डॉलर खरीदा गया। अगर आप उनकी मार्केट्स भी देखें जो ऑलमोस्ट क्रैश्ड हैं, या उनके डॉलर परचेज देखें या उनके गोल्ड परचेज देखें, तो बहुत बड़ी मात्रा में खरीदा गया है। और एक और रिपोर्ट आई थी जो कि एक यूरोपियन एजेंसी से, कि तकरीबन जनवरी ऑनवर्ड्स टिल फरवरी 2 महीनों में बहुत सारे ईरान के जो काफी मिलियनियर लोग हैं, उन्होंने अपने एसेट्स भी मूव किए थे। यूएई में मूव किए थे, कुछ लोगों ने कतर किए थे, और कई लोगों ने यूके और कनाडा, जो एक नोन डेस्टिनेशन है। यूएस में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन था पर वहां पे भी हुए थे। दूसरी बात, आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं इस पे आना चाहूंगा कि ईरान ओवरऑल जो हम लोग को दिख रहा है, जो तेल की कीमत अभी बताई गई, बिल्कुल सही बता, अभी $98 का है, और तकरीबन $12 प्रीमियम ऊपर से देना पड़ता है, 12 से 15 खरीद में। फिर उसके बाद इंश्योरेंस, शिपिंग कॉस्ट मिला के हर देश को एक्सपेंसिव पड़ता है। आई एम श्योर भारत को भी $120 प्रति बैरल से मिल रहा होगा। और अभी ये समझना जरूरी है, जो कंट्रीज के स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, वो जून 30 की तारीख है, जिसमें काफी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाएंगे। और जो ऑयल अभी खरीदा जा रहा है, वो उन शिप से खरीदा जा रहा है जो फ्लोटिंग फ्लीट जिसको हम बोलते हैं, जो कि समुद्र में अलग अलग जगह खड़ी है, उनको हम ट्रेड कर रहे हैं। और इलीगल प्रैक्टिसेस भी बहुत हो रही हैं चाइना के द्वारा, जो कि इन फ्लोटिंग वेसल्स में ट्रांसफर करते हैं, से क्लोज टू श्रीलंका, क्लोज टू सिंगापुर, वहां पे ओपन ओशियंस में ट्रांसफर करते हैं, जो इंटरनेशनल लॉ के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि मरीन लाइफ के वो बहुत ही घातक होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे जो दिखाई दे रहा है, वो आपके जो पैनलिस्ट ने बात बोली, हम लोग जो यहाँ देख रहे हैं, ये वॉर जल्दी रुकने वाली नहीं दिख रही। और क्रूड ऑयल का जो नया नॉर्मल है, जो एक बहुत ही खतरनाक चीज है अर्थव्यवस्था के लिए, और स्पेशली ग्रोइंग इकोनॉमीज के लिए, ऑक्सीजन होता है चीप एनर्जी। और अगर वो $60-65 प्रति बैरल से उठ के 80, 85, 90 पे पहुंचा, तो बहुत सारी इकोनॉमीज, ग्रोथ इकोनॉमीज जो एनर्जी पे डिपेंडेंट है, खास तौर पे गल्फ से आती एनर्जी, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, तो बहुत बड़ी मात्रा में है। चाइना भी सिर्फ 15% डिपेंडेंट है वहां पे। बिल्कुल, वही तो उन पे सबसे बहुत बड़ा बड़ी कंसर्न है। मार पिटेगी। और यही मुझे जो सबसे बड़ा दिखाई दे कंसर्न रहा है, है, चूंकि तो तकरीबन 85 हाँ 85 टू $90 प्रति बैरल पे ये आके रुकेगा। दैट विल नॉट बी अ गुड न्यूज। और एक अर्थव्यवस्था स्टैगफ्लेशन की तरफ हमें जो अमेरिकन इकोनॉमी दिखाई दे रही है, और ग्लोबल कंट्री, अगर आप देखें, आप तो फाइनेंशियल चैनल जी है, बिल्कुल, अभी हालात कितना अभी इन्वेस्ट। बहुत कंट्रोल में आता है और दिख नहीं रहा है, थोड़ी चिंताजनक स्थिति जरूर बनी हुई है। शो का समय खत्म हो रहा है, इससे डॉक्टर कौल साहब आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आप सही में मानो अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।